चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। महुआ मोइत्रा के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन के लिए कहा था वे अपने बॉस का पजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस टिप्पणी को लेकर रेखा शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर रविवार 7 जुलाई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 शब्दों, इशारों या हरकतों से महिलाओं की अस्मिता का अपमान करना के तहत एफआईआर दर्ज की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। पत्नी स्मृति बोली 18 जुलाई को हमने 50 साल की प्लानिंग की, अगली सुबह शहादत की खबर मिली। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। इस मौके पर स्मृति ने कहा कि कैप्टन अंशुमन बहुत सक्षम थे। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने सीने पर गोली खाकर मरना चाहता हूं, मैं आम आदमी की तरह नहीं मरना चाहता जिसे कोई जान ही न पाए। सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 की सुबह भारतीय सेना के कई टेंटों में आग लग गई थी। दोस्तों, इस पर काबू पाने की कोशिश में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए थे। यूपी में देवरिया के रहने वाले अंशुमन सिंह की हादसे से 5 महीने पहले यानी कि 10 फरवरी 2023 को ही शादी हुई थी। अंशुमन इस घटना से 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश बनी आफत। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, यूपी में अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। जहां बिहार में बाढ़ का खतरा है तो यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 7-8 जुलाई को भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। वहीं दोस्तों, चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी कोशी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शिवसेना नेता के बेटे ने BMW से दंपति को टक्कर मारी, महिला को 100 मीटर घसीटा, मौत, नशे में था आरोपी, ड्राइवर और पिता हिरासत में। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में चर्चित पोर्श एक्सीडेंट केस के बाद अब मुंबई में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। मुंबई के वर्ली में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब आरोपी ने मौके से भागने के दौरान 45 साल की महिला को कार से लगभग 100 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई और पति घायल हो गया। अगर आरोपी भागने की कोशिश नहीं करता तो शायद वह महिला बच सकती थी। दोस्तों, पुलिस सूत्रों के अनुसार कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता राजेश शाह के 24 साल के बेटे मिहिर शाह की थी। उसके साथ ड्राइवर भी था। घटना के बाद से मिहिर फरार है। पुलिस ने राजेश शाह और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। कार भी जब्त कर ली गई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, अब इसका आरोप उसके बेटे पर लगाया जाएगा या फिर ड्राइवर पर लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबा के वकील बोले स्प्रे छिड़कने से मची भगदड़, 15 से 20 लोग हाफ पैंट पहनकर आए, जहरीले स्प्रे से लोगों का दम घुटा। जी हां दोस्तों, भोले बाबा के वकील AP सिंह ने हाथरस की घटना को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने समाचार एजेंसी NI से कहा कि घटना के वक्त हाफ पैंट पहने हुए 15-20 लोग आए। उन्होंने भीड़ में जहरीला स्प्रे किया जिससे दम घुटने लगा और लोग भागने लगे। इसी से भगदड़ मच गई। मैं SIT से आग्रह करता हूं कि वह जांच करे कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस संसदीय चुनाव, अंतिम चरण की वोटिंग शुरू। पहले चरण में कट्टरपंथी पार्टी आगे। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों बोले हारा तो भी राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ूंगा। जी हां दोस्तों, फ्रांस में नेशनल असेंबली के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इससे पहले 30 जून को भी चुनाव हुआ था। इसमें दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली NR को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले। दूसरे नंबर पर वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन रहा। इसे 27.99% वोट मिले। वहीं दोस्तों, मैक्रो की रेनेसा पार्टी सिर्फ 20.76% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। आज केवल वही उम्मीदवार खड़े हैं जिन्हें पहले चरण में 12.5% से ज्यादा वोट मिले हों। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 279 सीटें जीतना जरूरी है। दोस्तों, फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में बड़ी हार के कारण राष्ट्रपति मैक्रो ने समय से पहले ही इसी महीने संसद भंग कर दी थी। दरअसल मैक्रो सरकार गठबंधन के सहारे चल रही थी। उनके गठबंधन के पास सिर्फ 250 सीटें थी और हर बार उन्हें कानून पास कराने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पार्टी ऑफिस में नहीं दफनाया जाएगा बीएसपी नेता का शव, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ऑफिस सकरी गली में बना, वहां भगदड़ का खतरा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के चेन्नई में मारे गए बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग के शव को पार्टी कार्यालय में दफनाया नहीं जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने पार्टी कार्यालय में उनका शव दफनाए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। पिटीशन मृत नेता की पत्नी के पोरकोडी ने लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि बीएसपी ऑफिस सकरी गली में बना हुआ है, वहां ज्यादा जगह नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली सेना का गाजा में स्कूल पर जबरदस्त हमला, 100 लोगों की मौत। आईडीएफ ने सफाई में कहा वहां आतंकी छिपे थे। जी हां दोस्तों, गाजा के अल नुसीरत में इजरायली सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाते हुए जबरदस्त हवाई हमला किया। इस हमले में करीब 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल की दलील है कि उन्होंने आतंकवादियों को निशाना बनाया है, जबकि उस स्कूल में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शरण लिए हुए थे। स्कूल पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। वहां मौजूद गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें सभी घायलों को पैरामेडिकल अस्पताल में भर्ती कराते दिखाया गया है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान, कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर रिटेल महंगाई के आंकड़े तक, यह फैक्टर्स तय कर सकते हैं बाजार की चाल। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए जाएंगे। भारत की रिटेल महंगाई के आंकड़े, यूएस इन्फ्लेशन एंड पावेल टेस्टिमोनी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, एफआईआई, डीआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोले पाकिस्तान में दोबारा चुनाव होने चाहिए, कहा देश को बचाने के लिए यह जरूरी, वरना भूख हड़ताल करूंगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग कर डाली। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि पूरा देश जानता है कि 2024 का चुनाव पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। अगर देश को बचाना है तो दोबारा चुनाव कराना होगा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। मैं 1 साल से जेल में बंद हूं और इन अत्याचारियों के आगे नहीं झुकूंगा। इसके अलावा दोस्तों इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ जेल में जुर्म कम नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो पाकिस्तान के हर शहर में यह हड़ताल होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सत्येंद्र जैन पर चलेगा भ्रष्टाचार का एक और केस, दिल्ली एलजी ने जांच की मंजूरी दी। 571 करोड़ के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में रिश्वत लेने का आरोप। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें और बढ़ गई है। एलजी वीके सक्सेना ने जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की 571 करोड़ रुपए की परियोजना के संबंध में 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। एलजी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी द्वारा जांच की मंजूरी के लिए पीओसी अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के सतर्कता विभाग के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्टॉक होल्डर्स के साथ प्री बजट कंसल्टेशन हुआ पूरा। 10 स्टॉक होल्डर्स ग्रुप्स में 120 से अधिक लोगों को बुलाया गया था। 23 जुलाई को पेश होगा बजट। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर्स के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न स्टॉक होल्डर्स के साथ परामर्श पूरा कर लिया है। नई सरकार बनने के बाद इस बार बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट फरवरी 2024 में पेश हुआ था। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सीतारमण रोडमैप तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वित्त मंत्री को भाजपा सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू से भी एक विश लिस्ट मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन संजय रावत का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होने जा रही है। नेताओं के वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच शिवसेना के सांसद और दिग्गज नेता संजय रावत ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। संजय रावत ने कहा कि देश में जरूर मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन बदलाव हो रहा है। मोदी और अमित शाह ज्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। बीजेपी नहीं बचेगी। यूपी से भी सरकार जाएगी। इसकी सरकार गुजरात से जाएगी, महाराष्ट्र से जाएगी, झारखंड से जाएगी और हरियाणा से भी जाएगी। इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कौन सा विकास हुआ है। मुझे तो लगा था कि बनारस स्मार्ट सिटी बन गया होगा, लेकिन ये तो सिटी भी नहीं है।